बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ बेटा। मॉर्निंग। पॉपुलेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक बात। और पॉपुलेशन में अब बेटा आगे हमें दो आखिरी टॉपिक बचते हैं, जिसमें एज एंड सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड दो आखिरी टॉपिक है। अब बस बात नहीं बोर्ड पे, एज एंड सेक्स पिरामिड्स की अगर बात करते हैं तो इन पिरामिड्स को देखकर आप समझ जाएंगे कि किसी भी कंट्री की प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है और उसका फ्यूचर क्या होगा। किसी भी कंट्री का प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है और उसका फ्यूचर क्या होगा, वो हम इन पिरामिड को देख के समझ जाएंगे। कैसे? बोर्ड पे देखते रहें। जब भी इस तरह के पिरामिड बनाए जाते हैं तो किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से छोटे, प्री रिप्रोडक्टिव के नाम से पुकारे जाएंगे। इनको आप प्री रिप्रोडक्टिव कहते हैं। दूसरा, 15 से 44 ईयर्स, इनको बेटा रिप्रोडक्टिव ग्रुप के नाम से पुकारा जाएगा। ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप यहां पर है। तीसरा आता है मोर देन 45 ईयर्स, इसे आप पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप के नाम से पुकारेंगे। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप के नाम से पुकारेंगे। तो बेटा हमने किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को फिलहाल 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये साइंटिफिक बेसिस पे बनाए गए एज ग्रुप हैं। साइंटिफिक बेसिस, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 साल से आगे प्यूबर्टी आ रही है तो उसको रिप्रोडक्टिव कहा है। फीमेल्स में 45 के बाद मेनोपोज है, इसलिए इसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहा है। अगर ऐसा है तो बच्चों ये साइंटिफिक बेसिस पर 3 एज ग्रुप टोटल पॉपुलेशन के तैयार हो गए। और अब जब आप किसी भी कंट्री का पिरामिड बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये रहा पहला पिरामिड। अब ध्यान देना इधर, इस पिरामिड के अंदर आपने कहा कि ये वाला ग्रुप है बिलो 15 ईयर्स वाला, ये आ गया 15 से 44 ईयर्स वाला, ये आ गया मोर देन 45 ईयर्स वाला। यहां पर इस ग्रुप को आपने नाम दिया है प्री रिप्रोडक्टिव, इस ग्रुप को नाम दिया है पोस्ट रिप्रोडक्टिव और इस ग्रुप को नाम दिया है रिप्रोडक्टिव। बच्चों बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। फिलहाल इस कंट्री को अभी देखो, अभी इस हालत में अगर देखते हैं तो यहां पर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव है। जो प्रेजेंट हालत है वो यही है कि यहां पर रिप्रोडक्टिव, तो देखो रिप्रोडक्टिव वाला ग्रुप, मैं देखो ये पेन चला रहा हूं, ये वाला ग्रुप रिप्रोडक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप प्री रिप्रोडक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताओ रिप्रोडक्टिव ज्यादा है कि प्री रिप्रोडक्टिव? कंफर्म है भाई? यहां मैं आपसे कहूंगा कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को बढ़ाने में इनका कोई योगदान नहीं है, ये तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले गए। कंट्री का प्रेजेंट क्या है वो इन पे निर्भर करता है और फ्यूचर क्या होगा वो इन पे निर्भर करता है। ये भी बात सबको क्लियर है? क्योंकि आने वाले टाइम में ये वाले इनको रिप्लेस कर देंगे। आने वाले टाइम में प्री रिप्रोडक्टिव वाला ग्रुप क्या बनने वाला है? रिप्रोडक्टिव बनने वाला है। अगर ऐसा है तो ये इनको रिप्लेस करेंगे। बच्चों फिलहाल आप ध्यान से देखिएगा, प्री रिप्रोडक्टिव ये रहा
और रिप्रोडक्टिव ये रहा जब एज इट इज फ्यूचर में, फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर में जब ये वाला ग्रुप उठकर इस जगह पे पहुंचेगा तो रिप्रोडक्टिव इस कंट्री में उतने ही रहेंगे कि बढ़ जाएंगे, और जब रिप्रोडक्टिव बढ़ जाएंगे तो फ्यूचर में इस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा। नहीं समझ पा रहे के बात? दिमाग लगाइए सिर्फ रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव पे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव को नहीं सोचना क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं है। अब तो आपका दिमाग सिर्फ रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव पे होना चाहिए, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा। अब सोचो फ्यूचर, फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव जब ये वाला ग्रुप उठकर यहां जाएगा, ये वाला कहां जाएगा? यहां जाएगा, ये वाले कहां जाएंगे? समझ पा रहे हैं आप? ऊपर जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये वाला ग्रुप जब इसको रिप्लेस करेगा तो रिप्रोडक्टिव बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव क्या बन जाएंगे? रिप्रोडक्टिव। और जब रिप्रोडक्टिव बढ़ जाएंगे तो ये एक्सपेंडिंग हो रहा है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग जा रहा है, क्योंकि यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। तो इसका फ्यूचर, ये मैंने एक्सपेंडिंग क्या लिखा? फ्यूचर। इसका फ्यूचर कैसा होगा? एक्सपेंडिंग होगा, बढ़ता हुआ होगा। डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी ही है, डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी ही है, जहां फ्यूचर बढ़ता हुआ रहेगा, जहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जहां पर ग्रोथ होगी। तो बेटा यहां पर सब बच्चों को ये बात, पहला पिरामिड समझ में आ रहा है अच्छे से? मतलब सीधा है, हमारा फोकस सिर्फ दो ग्रुप पे रहता है, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो क्या है? अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर होगा तो स्टेबल, अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से कम होगा तो डिक्लाइनिंग। क्या अभी डिक्लाइनिंग या फ्यूचर डिक्लाइनिंग? बस फ्यूचर डिक्लाइनिंग होगा। अभी इसका फ्यूचर कैसा है? एक्सपेंडिंग, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा। बहुत ही बढ़िया। तो फिर बताओ इस कंट्री का भविष्य कैसा होने वाला है? ये देखिए आप, यहां पर ये रहे 15 साल से छोटे, बिलो 15 ईयर्स, 15 to 44 ईयर्स, मोर देन 45। गजब, बहुत बढ़िया। ये रहा बेटा यहाँ प्री, ये रहा यहाँ पर पोस्ट, और ये रहा यहाँ रिप्रोडक्टिव। क्या मैं इसको सीधा सीधा स्टेबल कह दूं? क्यों कह दूं? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या है? बराबर है, तो स्टेबल ही रहेगा। और यहां डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी ही है? किसका किसका किसका? पोस्ट रिप्रोडक्टिव का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आइसक्रीम नहीं है। बिलो 15 ईयर्स, 15 to 44, मोर देन 45। बहुत ही बढ़िया। जे रहा यहां पर प्री, जे रहा यहां पर पोस्ट, जे रहा यहां पर। बताओ बताओ क्या होने वाला है? डिक्लाइनिंग है। जापान, चाइना, डिक्लाइनिंग। रुक जाइए, अभी समझाते हैं। बिल्कुल एक्सपेंडिंग है। अब आराम से बात सुनो। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो अच्छी बात, लेकिन जरूरत से ज्यादा कम होना खराब है। आज चाइना में ये वाला ग्रुप वहां के गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस को संभाल रहा है। अरे वर्किंग तो यही है, ये तो रिटायर हो गए, ये स्कूल में है।
जो ऑफिसेज में काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है। जब ये वाला ग्रुप यहां पहुंचेगा तो उस केस में कितना बड़ा गैप बनेगा, बाहर के लोग काम करने आएंगे, और किसी भी कंट्री में बाहर के लोगों का डोमिनेंट होना उस कंट्री के भविष्य के लिए खतरा है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां काम करने ही आई थी, 200 साल राज करके गई है। अगर ऐसा है तो बेटा ये बात अब चाइना को समझ में आ गई है। तभी तो पहले हम दो हमारा एक वाला कंसेप्ट चलता था, लेकिन वापस उसने हम दो हमारे दो कर दिए हैं। पहले श्रिंक कर दिया, अब थोड़ा एक्सपेंड करेगा, अल्टीमेट स्टेबल हो जाएगा। अगर सच में देखा जाए तो चाइना का भविष्य स्टेबल की तरफ है, वहां स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ जाएगी। इंडिया का एक्सपेंडिंग है बेटा, डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सपेंडिंग है, ये ध्यान रखेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप में स्टेबल चल रहा है। तो यहां पर बेटा आप ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के पिरामिड यहां बन रहे हैं। अब इस तरह का जो शेप आता है, इस तरह का जो शेप आता है, इसे आप अर्न शेप के नाम से पुकारते हैं। यहां अर्न का मतलब होता है कलश, सुराही। कलश को उल्टा करके रखा है, सुराही को उल्टा करके रखा हुआ है। ये कलश के आकार का है, सुराही के आकार का है। तो बेटा ये यहां पर ये बेल शेप यहां पर आ रहा है, और ये वाला यहां पर पिरामिडल तो है ही। तो तुरंत सब बच्चे नोट कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी के पिरामिड भी देख लेते हैं। ज्यादा दिमाग ना लगाएं, अभी दिमाग उतना ही लगाएं जितनी आवश्यकता है, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। कंट्री का नेम नहीं आएगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा लिखाया हुआ है, आपको नोटबुक में है आपके पास। आगे बढ़ते हैं बेटा, बस यही ध्यान रखना है, टीचर जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, वरना आप आने वाले टाइम में उलझ सकते हैं। बच्चों ने पहले बहुत किया कि ये थोड़ी आता है, ऐसे थोड़ी होता है, एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हो आप तो। अब एनटीए को कौन बोल के आएगा? जितनी जरूरत है उतना जो पढ़ा रहे हैं उस पे जाइए। ऐसा भी नहीं कोई एक्सट्रीम ही बाहर जा रहा है, ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना जरूरी है, वो हो जाएगा अपने आप यहां। ये रहे एनसीईआरटी के पिरामिड्स। आप यहां पर देख सकते हैं बेटा कि इस तरह के पिरामिड्स में आपको क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से दिया जाता है। पिरामिड आ जाता है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अब ध्यान देना, 3 कलर बनाए गए हैं। कलर से समझ जाइए कि सबसे नीचे की तरफ कौन है? प्री रिप्रोडक्टिव। अब एक और बात, ये जो हर एक जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक, इसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हर एक जो ब्लॉक बनता है ना, ऐसे करके ये वाला, इसे बार कहते हैं। अब एनसीईआरटी ने यहां पर ये देखो एक से ज्यादा बार बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कह दिया, बस कह दिया कि यहां 15 से 44 ईयर रिप्रोडक्टिव ग्रुप है। चाहे जितने टुकड़े कर दो उसके एज ग्रुप में, 15 से 30, 30 से 44 हो गया ना एज ग्रुप का टुकड़ा। चाहे कितने भी करो, ये डिसाइडेड हो चुका है, ये तो यही रहेगा। अब आप इसके अंदर कितने भी टुकड़े करो, कितने भी बार बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता।
एनसीईआरटी ने प्री रिप्रोडक्टिव का कोई टुकड़ा नहीं किया, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप के टुकड़े किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है रिप्रोडक्टिव से, तो ये वाला पिरामिड आप बच्चे देख सकते हैं कि ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, इरेजर कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसी में चलेंगे आगे। ये तो नहीं है, लॉक हो रहा है। कहां पर? वहां, यहां पर। ओ भाई, तो ये तो फिर एक एक करके हटेगा, घातक मामला है। चलो खैर, सारे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए इस वाले के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर स्टेबल के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बराबर है, तो स्टेबल जा रहा है। यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, तो ये डिक्लाइनिंग जा रहा है। एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक कंट्री अपने यहां पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स ले चुकी है। गिवन दो पिरामिड आपको दिए गए हैं, उसे देखकर बताइए कि कौन सा पिरामिड लेटेस्ट है। मेरा क्वेश्चन समझे आप? मैं रिपीट करता हूं, एक कंट्री अपने यहां पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स ले चुकी है। गिवन दो पिरामिड को देख के बताइए कि कौन सा पिरामिड लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट वो होगा जहां प्री रिप्रोडक्टिव कम होगा। अरे नहीं समझ पा रहे क्या आप? क्योंकि पॉपुलेशन को कम करने के लिए लोगों को मारना नहीं है, पॉपुलेशन कम करने के लिए कौन से ग्रुप पे ब्लॉक करना है? प्री रिप्रोडक्टिव पर। अगर ये ग्रुप कम होगा तो पॉपुलेशन फ्यूचर में अपने आप कम हो जाएगी बेटा, ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो इस ग्रुप पे हमें कंट्रोल करना है, और लेटेस्ट पिरामिड वही होगा जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे। डिक्लाइन वाला नेचुरली कम करने के लिए तो वही होगा, पर आपको दिया कहां? दिया कहां? देते तो फिर हम उस पे जाते, या तो एक्सपेंडिंग स्टेबल देगा तो स्टेबल कम हो रहा है, एक्सपेंडिंग डिक्लाइनिंग देगा तो डिक्लाइनिंग कम हो रहा है, तो लेटेस्ट तो कम जो हो रहा है वो देखेंगे हम। अब नेक्स्ट आखिरी टॉपिक एक और पॉपुलेशन में है, और वो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। आओ देखते हैं बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखिएगा ध्यान से, ये दो तरह से बनते हैं, पहले बोर्ड पे समझो। पहला, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, और दूसरा जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में एक भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जिसके लिए हमेशा के लिए रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए, हो ही नहीं सकता। मेरा स्टेटमेंट फिर सुनिएगा, दुनिया में एक भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जिसके लिए हमेशा के लिए रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ती 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 जाएगी, रिसोर्स बढ़ते 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 जाएंगे, हो ही नहीं सकता। अगर किसी के लिए हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहा है, एक फिक्स ड्यूरेशन में हो रहा है, हमेशा के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जब इस तरह का होगा तो ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में
लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है, एक टाइम के बाद रिसोर्स कम पड़ते हैं। जब इस तरह का आएगा तो उसे आप यहां पर जे शेप के नाम से पुकारेंगे, और इसे बेटा हम ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल के नाम से भी पुकारते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, कोई भी नाम आए आप यही समझेंगे। जब इस तरह का होगा तो उसे आप एस शेप ग्रोथ कर्व कहेंगे, और इसे आप सिग्मॉइड या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए एक एक करके बात समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं जे शेप। इस तरह का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बनाएंगे, तो बेटा यहां पर आप ये देखिएगा कि इस तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में आप टाइम टी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी एन को प्लॉट कर रहे हो। टाइम टी फॉर टाइम है, टेम्परेचर नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी एन को प्लॉट कर रहे हो। अब इधर देखते रहिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। बरसात की शुरुआत हुई और बरसात के कीड़े आ गए। अभी बरसात की शुरुआत ही है तो कीड़ों की स्लो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि खाना कम है, रिसोर्स कम है। लेकिन बरसात पीक पर कीड़ों का खाना भी, तो कीड़े भी कम टाइम में भारी ग्रोथ कर जाएंगे। अगर ऐसा है तो स्लो ग्रोथ क्या कहलाती है? कम टाइम में भारी ग्रोथ लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से पुकारा जाएगा। लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज हो रही है। लेकिन अगर रफ्तार यही रही, यहां कम टाइम में भारी ग्रोथ हो चुकी है, बरसात खत्म, तो खाना भी, रिसोर्सेज भी, तो कीड़े भी, सडन ड्रॉप हो रहा है। एकदम क्रैश फेज आ रही है। एकदम यहां पर क्रैश हो चुके हैं, सडन ड्रॉप हो चुका है। इस सडन क्रैश को काउंट नहीं करते। अल्टीमेट शेप ऑफ कर्व जे शेप, ये जे लाइक बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जे शेप कर्व कहते हैं बेटा। सही है। जिस इक्वेशन से रेनी इंसेक्ट के लिए तो हुआ ही है, साथ के साथ पर्टिकुलर सीजन में कुछ फंजाई आती है और सीजन खत्म, फंजाई भी। यहां पर एल्गल ब्लूम, जानते हो क्या ब्लूम? एल्गी का वाटर सरफेस पर एक्सेस ग्रोथ कर जाना, एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन वाटर सरफेस, वो है ब्लूम। और जब ब्लूम आते हैं तो एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, सीजन खत्म तो ब्लूम भी, क्योंकि एल्गी स्पोर बना जाती है और स्पोर में पॉपुलेशन काउंट थोड़ी करते हैं। अगर ऐसा है कि एक खाली खेत पड़ा है, मैंने उसमें बीज फेंक दिए, सीड्स फेंक दिए, और आपसे कहा बताओ प्लांट की कितनी पॉपुलेशन? 0, जब तक जर्मिनेशन ना हो जाए। सीड की फॉर्म में, स्पोर की फॉर्म में पॉपुलेशन काउंट नहीं होती है। जैसे जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो क्या उन बच्चों को काउंट करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज के पास है? नहीं बेटा, जब तक बर्थ नहीं हो जाती, जब तक बर्थ नहीं होगी उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। तो सीड, स्पोर की फॉर्म में पॉपुलेशन काउंट नहीं होती है। अब चलिए साहब, जिस इक्वेशन से आपने ये ड्रॉ किया है वो है dN/dt इक्वल्स टू Rn। यहां R का मतलब होता है बायोटिक पोटेंशियल, जो B माइनस डी है। B माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ, ये है R। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इसी का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये NT इक्वल्स टू N नॉट ERT आएगा। NT इक्वल्स टू N नॉट ERT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। NT, N नॉट क्या है? अभी प्रेजेंट
एन टी टाइम बाद। ई क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये है ई। आर क्या है? बायोटिक पोटेंशियल, बी माइनस डी। टी क्या है? टाइम। तो ये यहां पर आप सब बच्चों को आना चाहिए कि कहां क्या क्या हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी लाए हैं क्या आप? अच्छा, जो लाए हैं, जो नहीं लाए हैं, नहीं लाए हैं तो इधर देखो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, रीड करते हैं, पहले पढ़ते हैं आराम से, बोर्ड पे देखो, समझते चलो। इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब जे शेप है। इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज इन 3 ईयर, 3 साल में डबल हो जाती है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन? इसका आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज निकाल के बताना है हमें कि आर कितना है। तो आओ भाई सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। एक पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, 3 साल में डबल हो जाती है, उसका आर फाइंड आउट करके बताओ, ये हमें करना है। तो आ जाइए हम देखते हैं, आर फाइंड आउट करते हैं। और इसके लिए देखिएगा इधर हमारी एनसीईआरटी, पेज नंबर कितना है बेटा? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पता बताइए। 194, 194। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे इधर, मान लीजिए अभी हमारे पास में पॉपुलेशन, अरे पुरानी और नई में फर्क है भाई, कि किसी के ये पुरानी, ये तो नई का है ना पेज नंबर। पुरानी वाली में तो ये पेज नंबर आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तुम्हारी वाली में 204 आ गया है, फिर ये 194 किस में आ गया है? जिसकी एनसीईआरटी में जो पेज नंबर वो लिख लेना। तो यहां पर अपने अपने के हिसाब से लिख लेना बेटा। कुछ बच्चों का पेज नंबर 420 आ रहा है, बहुत बढ़िया, उन्हें पूरा यकीन है अपने पे। तो यहां प्रेजेंट पॉपुलेशन, ध्यान दीजिए इधर, मान लीजिए अभी अभी पॉपुलेशन एक्स है, तो 3 साल बाद ये डबल हो रही है। आफ्टर 3 इयर्स ये कितना हो रहा है? ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा है एक्सपोनेंशियल है। अगर क्वेश्चन में कहा है एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल की ही इक्वेशन लगाऊंगा, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। सही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एन टी मतलब कि 2x एन नॉट एक्स ई 3 आर, क्या कहते हो? अरे 3 साल है ना भाई, तो टाइम 40, 3 साल आ गया है, आर की जगह रख दिया है। यहां पर जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है एक्स एन नॉट रख दी है, टी टाइम बाद कितनी होगी? 2x, वो रख दिया है। तो आओ एक्स एक्स चले जाओ, दोनों तरफ लॉग ले लो बेटा, log 2 इक्वल्स टू 3r log e। लॉग बेस ई है ये, लॉग बेस ई पर e1, लॉग बेस ई पे ई कितना? 1। लॉग बेस ई पर log 2 को ln2 लिख दूं क्या? ln2 इक्वल्स टू 3r। क्या सब बच्चे एग्री है? ln2 की वैल्यू बताओ। 0.3010 तो लॉग बेस 10 पे है। अरे आपको लॉग बेस ई पे देखना है, 0.69, 0.69 आएगा रे बेटा यार। 0.3010 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना वो।
हाँ यार, ये क्या कर रहे हो रे तुम, फिजिक्स में क्या करोगे यार। तो 0.69 इक्वल्स टू 3R, R इक्वल्स टू 0.69/3 इक्वल्स टू 0.23, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो घर पे बेटा इसको घंटे सेकंड सब में लेके देखना बेटा, साल में, महीने में, हफ्ते में, कि देखते हैं एक हफ्ता लेने से क्या होता है। सभी तरह से घर पे प्रैक्टिस करो बेटा आप। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हुआ जे शेप। अब आ जाइए एस शेप ग्रोथ कर्व। अभी नोट कीजिएगा, ध्यान से समझते रहो चीजों को। एस शेप ग्रोथ कर्व में टाइम टी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी एन को प्लॉट किया जा रहा है, वही चल रहा है। लेकिन अब मेरी बातें सुननी पड़ेगी ध्यान से। जब भी कोई पॉपुलेशन किसी नए एरिया में पहली बार आती है तो उस एरिया से उसका अडेप्टेशन नहीं है। अरे आई पहली बार है। जब भी कोई पॉपुलेशन किसी एरिया में पहली बार आती है तो उस एरिया में उसका अडेप्टेशन नहीं, तो उसकी ग्रोथ फास्ट होगी कि स्लो? स्लो। उस पॉपुलेशन का उस एरिया से अडेप्टेशन बढ़ रहा है, और जब अडेप्टेशन बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, डी कम हो रहा है। नहीं समझे क्या? बी क्या है, डी क्या है? बी बढ़ रहा है और डी कम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब अडेप्टेशन पूरा हो गया तो कम टाइम में भारी ग्रोथ हो रही है। रफ्तार यही रही तो रिसोर्स कम पड़ेंगे, रिसोर्स कम पड़ेंगे तो कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा तो डी बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है। अरे डी बोले तो, बी बोले तो, पहले कहा था बी बढ़ रहा है डी कम हो रहा है, अब कह रहा हूं डी बढ़ रहा है और बी कम हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन चल रहा है, और ऐसा ही रहा तो यहां पर B इक्वल्स टू डी हो जाएगा। एक एस शेप कर्व आ रहा है। यहां पर मैं इनकी स्टेजेस को लेबल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्लो ग्रोथ क्या कहलाती है, फिर उसके बाद में बी बढ़ रहा है, डी कम हो रहा है, उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में फास्ट ग्रोथ लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहलाती है। अब रिसोर्स कम पड़ चुके हैं तो डी बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ चुका है रे बेटा, और अब यहां पर बी इक्वल्स टू डी हो चुका है, तो इसे आप स्टेशनरी फेज के नाम से पुकारेंगे। और स्टेशनरी फेज का एक और नाम होता है एसिम्पटोट फेज। एसिम्पटोट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सही 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 सही। अब इधर 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 ये पांचों स्टेप क्या सब बच्चों को समझ में आ रही है, क्या क्या बोला है? नेक्स्ट, अब दिमाग लगेगा थोड़ा सा। आज जिस किसी भी पॉपुलेशन की चर्चा मैं आप बच्चों से जिस किसी भी एरिया में कर रहा हूं, जिस किसी भी पॉपुलेशन की चर्चा जिस किसी भी एरिया में कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन उस एरिया में मैक्सिमम मैक्सिमम इतनी ही आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। एन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा, क्योंकि उस एरिया के पास अब रिसोर्स अवेलेबल, अब रिसोर्स अवेलेबल कह दो बेटा, ये उस एरिया की, ये उस पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है। शब्दों पे फोकस करो भाई। ये उस पॉपुलेशन के लिए
मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है। अरे वो एरिया उस पॉपुलेशन को मैक्सिमम इतना ही कैरी कर सकता है। अगर ऐसा है तो यहां पर कह दीजिए कि ये उस एरिया का उस पॉपुलेशन के लिए क्या है, के किसे कहते हैं, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। नहीं समझे क्या बात? जैसे आपकी क्लास, मैंने कहा कि यहां पर 300 बच्चे, मतलब भर भर के बिठाओ, इधर गलियों में उधर सब जगह, तो मैक्सिमम इतना आ सकता है। तो आपका के 300 है, 300 से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, कहीं भी बिठा लो फिर। तो ये मैक्सिमम कितना है, वो के है बेटा, जितना रिसोर्स उपलब्ध है। रिसोर्स का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, रिसोर्स का मतलब जगह भी है, रिसोर्स का मतलब उस एरिया की ऑक्सीजन भी है, मतलब वो सारी नीड्स जो ऑर्गेनिज्म को है वो सब रिसोर्स है बेटा, सिर्फ फूड ही नहीं हो। हाँ, जनरल वे में हम रिसोर्स का मतलब फूड लेते हैं, लेकिन हर बार फूड हो ऐसा जरूरी नहीं है। वहां जगह भी रिसोर्स का ही है, ऑक्सीजन भी रिसोर्स ही है, वहां का पानी भी रिसोर्स ही है, मतलब सब चीजें रिसोर्स में ही काउंट होती है। अब आप देख सकते हैं क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, एनसीईआरटी और हमारी इक्वेशन खुद इस बात को समझा रही है। देख लीजिए आप, dn/dt इक्वल्स टू rn, ये था तो एक्सपोनेंशियल था, अरे ये था तो क्या था, एक्सपोनेंशियल था। लेकिन इसके आगे अब आप देख सकते हो k-n/k आ गया है, k-n/k आ चुका है। अब इधर 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 बोलिए, n क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। k क्या होता है? क्या सब बच्चे जानते हैं इस बात को? देखिएगा इधर, ये लाइन क्या n है? ये यहां पर क्या आ रहा है? n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है। n किसके बराबर आ गया? और जिस दिन n इक्वस टू के हो जाएगा, n इक्वस टू के हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। नहीं समझेंगे मेरी बात को? जब k माइनस n बराबर हो जाएंगे तो क्या वो 0 हो जाएगा? और अगर 0 हो जाएगा तो क्या सारा 0 हो जाएगा? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, अगर मैं इसको छुपा लेता हूं तो आप एक्सपोनेंशियल कहते हो, लेकिन इसके आने के बाद एक टाइम के बाद पॉपुलेशन रुक रही है, इसका मतलब k-n/k आके रोक रहा है। और जो रोकता है वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहलाता है। एनवायरमेंटल ऐसे शॉर्ट में लिख दूं क्या मैं? ENVTAL समझ जाओगे, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है बेटा। जो आके रोकता है वो क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहलाता है रे बच्चों। तो इसने आके रोका है। जैसे आपकी क्लास का के 300 बच्चे हैं, एक दिन की बात, क्लास में 300 बच्चे बैठ चुके हैं, खचाखच क्लास भर चुकी है, इधर भी बच्चे, इधर गलियों में बच्चे, सब जगह बच्चे। हाँ, पंखे पे भी बच्चा लटका हुआ है, सब जगह। अच्छा, इस पे भी बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, बैठ गया बेटा। बोर्ड पे भी लूम रहे हैं। तो अब एक और बालक आया कि सर मुझे भी पढ़ना है। बेटा जगह नहीं है। अरे नहीं सर, अरे चला जा, यहां बैठ जा। 301 हो गए हैं, लेकिन जब इस लेवल पे बच्चे भर गए तो एसी पूरा काम नहीं कर पा रहा, सफोकेशन। 5 ही मिनट निकले थे कि पीछे से सूचना मिली कि एक बालक बेहोश हो गया, नहीं झेल पाया सफोकेशन। अरे ले जाओ इसको बाहर। वापस 300। उस बच्चे की बेहोशी k-n/k है। कुछ लिंक बना पा रहे हो क्या? एनवायरमेंट ने ऐसा कुछ कर दिया कि अब आगे नहीं बढ़ने देंगे, वापस 300 कर दिया है। चाहे वो बेहोशी हो, चाहे वो पूरी अर्थ पे देखें तो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कोरोना हो, सुनामी हो, कुछ ना कुछ करके आपस में लड़वाई देंगे।
अगर ऐसा है तो ये सब चीजें पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए हो रही है। एक साइंटिस्ट माल्थस, नाम सुना हो शायद, माल्थस यही कहा करते थे कि जब रिसोर्स और पॉपुलेशन का रिलेशन देखते हैं तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक बढ़ती है, लेकिन रिसोर्स अर्थमेटिक बढ़ते हैं। मतलब सीधी भाषा में कहूं तो रिसोर्स का बढ़ना होता है 1 2 3 4 इस तरह से, और पॉपुलेशन बढ़ती है 2 4 8 16 32 ऐसे होता है। अगर ये है तो एक टाइम के बाद रिसोर्स कम पड़ते हैं, फिर पॉजिटिव चेक्स आते हैं। पॉजिटिव चेक, चेक का मतलब होता है रोकने वाला। पॉजिटिव चेक, चेक का मतलब होता है रोकने वाला। अगर ऐसा है तो फ्लड को, सुनामी को, अर्थक्वेक को, कोरोना को माल्थस अच्छा मानते थे। वो कहते थे कि ये बैलेंस करने आया है, ये रोकने आया है। तो k माइनस एन बाई के क्या है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से? पक्की बात है। चलिए तो बेटा तुरंत एक एक करके नोट कीजिए, फिर कुछ बातें और करते हैं आपसे। ई क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। हो गया? अगले पेज पे आते हैं। एसिम्टोट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि बी बढ़ रहा है, डी कम हो रहा है। शुरुआत में तो जब पॉपुलेशन आई थी तो बी ज्यादा था, डी कम था, लेकिन उससे ज्यादा और बी हो रहा है और डी और कम हो रहा है। इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नाम से पुकारा है। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन पे पहुंचे तो उल्टा हो जाएगा, डी बढ़ रहा है, बी कम हो रहा है। हाँ, इक्वेशन आई थी ना ये, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। इसके जस्ट ऊपर वाले ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में आर था, एन नहीं था, के माइनस एन बाई के था। इकोलॉजी से 8-9 क्वेश्चन आए थे बेटा, 4 माइक्रोब से आए थे। टोटल 5-6 तो यहां से थे और 2 बायोडाइवर्सिटी से थे। इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से थे। बायोटेक से 8-9। हाँ, फ्रॉग से आ गए 4 क्वेश्चन, तो ऐसे मैंने सुना है। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। इसका ही एक और नाम है वर्लस्ट पर्ल। अभी एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं। चलिए, जब आप एनसीईआरटी बुक को देखते हो तो एनसीईआरटी में आपको इसका एक और नाम गिवन है। ओहो, और वो है वहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप ये वाला नाम,
वर्ल्डेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ब्रैकेट में लिख लीजिए साथ में, एस शेप में। ठीक है, यहां आर क्या है, एन क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब बातें आनी चाहिए सब बच्चों को। अब ध्यान दीजिए, यहां एक ये रहा एन टी, population density after time t, and not population density at time 0, e the base of natural logarithm जिसके वैल्यू 2.71828, चाहो तो 2.72 लिख सकते हो, तो ये वैल्यू वहां पर मेंशन कीजिए, e की वैल्यू बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल पे चलो, एक्सपोनेंशियल इससे पहले वाला जे शेप, वहां ई लिखा था हमने बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए 2.71828, 2.72 लिख सकते हो। एनसीईआरटी ने दोनों एक में ही बना दिए हैं, तो ऊपर ये वाला तो है जे शेप, ये वाला, और ये वाला एस शेप आ रहा है। कैरिंग कैपेसिटी यहां पर किसके लिए मेंशन है, एस शेप के लिए। जे शेप के लिए यहां तक जाकर ये तो खुद ही सडन ड्रॉप हो जाएगा। ठीक बात है। यहीं पर बेटा ये ध्यान रखेंगे आप कि आपको यहां पर पूछा गया है कि नॉर्वे का आर क्या है, वहां का क्या है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना। यहीं पर आपको एक कहानी भी दी गई है, और जो कहानी आपको यहां पर दी गई है उसके अंदर एक राजा और उसका मिनिस्टर चेस खेल रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रही है कि स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट 1 साल में 2 बच्चे देता है। अगर कोई रोकने वाला ना हो तो 2 बच्चे, फिर दोनों, और फिर आगे 2-2, फिर और आगे 2-2, ऐसे करते करते वो हजारों में, लाखों में हो सकते हैं। तो यहां पर ये बात हो रही है सिर्फ इस बात की, अगर कोई रोकने वाला ना आए, कोई कैरिंग कैपेसिटी ना आए, k-n/k ना आए, तो पॉपुलेशन हद कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन एक टाइम के बाद जरूर रुकती है। ठीक, तो ये मामला आज आप घर पे इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या लिखा है कि नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स। यही मैं कह रहा था अभी आपसे, दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए। फिर हमने जे शेप में अनलिमिटेड कैसे लिख दिया, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लिखा है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लिखा है। This leads to competition between individual for limited resources. Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. जो fit होगा वही रहेगा. The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population. कोशिश की जा रही है, तो वही सब बातें बेटा यहाँ पर आपको गिवन है। क्या हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पढ़ लिए थे बेटा? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन मैंने आपको बता दिए थे, इसमें आर और के सिलेक्टेड की चर्चा भी मैंने आपसे कर ली थी, क्योंकि वो भी एक बार पूछा जा चुका है। अब हमारा नया टॉपिक जो आएगा वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात ये भी जान लीजिए आप, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जब आप बैक्टीरिया के लिए ये ग्राफ बनाते हैं
तो ये एस शेप तो जाता ही है, लेकिन बाद में डिक्लाइनिंग भी आता है। मैं यहां पर आपको ये स्टेजेस लेबल कर देता हूं। देखिए 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 इधर बोर्ड पे, इन केस ऑफ बैक्टीरिया ये क्या जा रहा है, लैग, ये क्या जा रहा है, लॉग, ये क्या जा रहा है, स्टेशनरी, और ये क्या जा रहा है, डिक्लाइनिंग। अब आराम से देखिए, मीनिंग समझिएगा सब बच्चे। पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो रही है, शुरुआत में स्लो ग्रोथ लैग, फास्ट ग्रोथ लॉग, मीडिया कम पड़ रहा है, मीडिया खत्म हो रहा है, ये। तो बेटा जब मीडिया खत्म होगा तो बर्थ से ज्यादा स्पोर बनेंगे। शब्द को सुनिएगा, मीडिया जब खत्म हो रहा है तो बर्थ से ज्यादा स्पोर बना रहा है बैक्टीरिया, और स्पोर को क्या काउंट करते हैं, नहीं। तो फिर इसको कौन सी कंडीशन कहोगे, डिक्लाइनिंग। एक बार एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर हम मीडिया और ऐड करते जाएं तो फिर भी डिक्लाइनिंग आएगी, क्योंकि मैं कह चुका हूं आपसे, रिसोर्स में सिर्फ फूड नहीं, जगह स्पेस भी आता है। अरे पेट्री प्लेट में जगह कहां से लाओगे, जितनी पेट्री प्लेट है उतना ही तो ग्रोथ हो सकती है। उसके आगे ग्रोथ करेंगे तो आधों को खाना मिलेगा, आधों को नहीं मिलेगा, वैसे मरेंगे। अगर ऐसा है तो यहां पर बच्चों आप समझ जाइए, रिसोर्स के अंदर आप सिर्फ फूड को ना ले, स्पेस भी काउंट किया जाएगा। ठीक बात है। तो ये इन केस ऑफ बैक्टीरिया डिक्लाइनिंग फेज भी आती है, ये भी साथ में बना लेंगे आप। नया टॉपिक अगले एपिसोड में। पॉपुलेशन तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेना है शुरू से लेकर अब तक। चलो बेटा, थैंक यू।